Hello everyone, we are at MDU Rohtak and we are here to find out what students here think about the 10% reservation. पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आपका नाम क्या है? संदीप। क्या आप पढ़ाई करते हो यहाँ पे? मैं MA। आपको क्या लगता है जो 10% कोटा रिजर्वेशन कोटा दिया गया है अपर कास्ट को, तो क्या लगता है आपको उसके बारे में? मैं जो ये रिजर्वेशन है इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि जो देश का विकास है ये रिजर्वेशन में नहीं है। रिजर्वेशन से जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो आगे जाते हैं, और जो ज़्यादा पढ़ते हैं जर्नल के हैं जैसे बच्चे वो नहीं आगे जा पाते। जैसे पीछे ये रिज़ल्ट है उसी में देखा गया है, जो जर्नल का 130 नंबर जिसके वो तो उसका तो रैंक नहीं, वो फेल है। और जिसके जो SC में BC में 80 नंबर हैं वो आगे जा रहा है, वो IPS ऑफिसर बन रहा है। इसे फिर देश है तो उसका विकास नहीं। आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ हो, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खिलाफ हो कि रिजर्वेशन इन टोटल के खिलाफ? नहीं, मैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है जो उसके खिलाफ हूँ, और जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है एक्चुअली में उसके पास रिजर्वेशन जा नहीं रही। तो अभी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, 10% जो रिजर्वेशन दिया है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दिया गया है, तो वो आपको लगता है ठीक है? नहीं, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। ये जो आर्थिक रिजर्वेशन दिया गया है इस टाइम पे दिया गया है, ये इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन का टाइम है। तो जो मोदी सरकार है वो देखी गई है कि हर स्टेट में हार रही है, वो इसलिए उन्होंने कुछ रिजर्वेशन किया कि भाई हमें जर्नल कैटेगरी है उसका साथ चाहिए, उसकी वोट चाहिए। इलेक्शन का एजेंडा ये और कुछ ना है ये। थैंक यू। आपका नाम क्या है? राहुल गोयत। अच्छा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ लॉ में PhD कर रहा हूँ अभी। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन जो अभी नया है उसके बारे में? देखिए, ये अभी वर्तमान सरकार का एक बड़ा साहसिक निर्णय है, और ये कई दशक पहले इसको कर देना चाहिए था, लेकिन अभी इस सरकार ने ये करने का साहस किया। इसका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, और इसके आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव होंगे समाज पे। इसको ये जोड़ के देखना कि अभी इलेक्शन है या नहीं है, ये दो तरह के पहलू हैं। नकारात्मक एक सोच को लेके जाना उस लोगों के अंदर, तो ये गलत है कि इस तरह के इलेक्शन से इसको कोरिलेट करें। इसके ये देखिए कि कितना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया है, जो आज तक 70 साल तक दूसरी सरकारें, दूसरे लोग नहीं उठा पाए थे। इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, जो एक वीकर सेक्शन है इसमें जर्नल कैटेगरी में। आपको क्या लगता है राहुल गोयल ने जो भी अभी बोला वो सही है? देखिए, हमें जो लगता है, मैं पॉजिटिवली अपनी बात रख देता हूँ। 4.5 साल हो गए भाजपा की सरकार को बने हुए। रोज़गार को लेके बहुत बड़ी बड़ी हवाई किले उन्होंने बनाए थे। 2 करोड़ रोज़गार 1 साल में देने का वायदा किया था। अभी CMII की जो ताज़ा रिपोर्ट है, एकदम अभी आई है जनवरी में, उसके अनुसार 1 करोड़ 10 लाख नौकरियाँ हैं वो कम हुई हैं। और अगर भर्तियों की बात की जाए, यूपी में चपरासी की 62 वैकेंसी निकली थी, उसमें 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 5400 PhD थे। अगर वहाँ पे 100% भी रिजर्वेशन किसी एक कैटेगरी का, एक कास्ट को भी मिल जाता तो 62 तो नौकरी मिलती ना। बाकी 92,000 कितने 48 का क्या होता है ना, मतलब ये सोचने वाली बात है। उसके बाद अभी 2017 में MDU में चपरासी की नौकरी निकली थी, 92 वैकेंसी थी उसके लिए, 19,000 उसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। बड़ी संख्या में PhD होल्डर थे उसमें भी। अभी RPF की भर्तियाँ निकली थी 10,000 वैकेंसी के लिए, 95 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो सरकार है रोजगार के प्लेन पे कुछ कर नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। नोटबंदी, GST, इस तरह की तमाम नीतियाँ लागू करके, जो कि कांग्रेस की नीतियाँ थी, सरकार ने इसमें भाजपा ने कुछ नहीं किया। वो नीतियाँ लागू करके अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। उसके बाद नई नौकरियाँ पैदा नहीं हो रही हैं। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना आज के टाइम पे बस ये मान लीजिए अपने वोट बैंक को भुनाने का एक जरिया है बस, और कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए अभी जो अपर कास्ट में, क्योंकि मोदी सरकार का एक होल्ड है, और अपर कास्ट जो, पहली बात तो ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है वो सिर्फ अपर कास्ट को नहीं दिया गया, वो सामान्य वर्ग को दिया गया, जनरल कैटेगरी को दिया गया है। लेकिन उस जनरल कैटेगरी में भी जो वोकल तबका है ना, वोकल तबका है जो मोदी सरकार की नीतियों की बात करता है, उसकी मुखालफत भी कर सकता है, उसका विरोध भी कर सकता है, उसके समर्थन में भी बात कर सकता है। तो किसी न किसी तरीके से उसके हाथ में लॉलीपॉप थमाना था सरकार को। सभी का इकोनॉमिक स्टेटस एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी सोर्सेज नहीं होती हैं, उनको आरक्षण किस लिए दिया गया है, ताकि वो भी लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो हाई कैटेगरी के लोग हैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, फिर भी ताकि उन तक वहाँ तक पहुँच लगे। जो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती वो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल दी गई, इसलिए जो है वो ये रिजर्वेशन दिया गया है। आपको ये नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, बट एक पॉजिटिव स्टेप है जनरल कैटेगरी को सुरक्षित करने के लिए? पॉलिटिकल एजेंडा तो है ही,
क्या है कि गवर्नमेंट का मतलब अपनी सेफ्टी तो देखती है, कोई भी गवर्नमेंट है वो अपनी सेफ्टी देखती है कि भी किस तरह से उसको लोगों को अट्रैक्ट करना हमारी तरफ, तो किसी ने कोई ना कोई एजेंडा तो गवर्नमेंट अपनाती है। मेरे को ये कहना है कि जो इकोनॉमिक बेस पे दिया है ये टोटली लॉलीपॉप है, कि जो उसने स्लैब किया 8 लाख का किया, इसमें टैक्स दे रहा है 2.5 लाख पे। सब 95% किसी भी पूछ लो यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, कोई 2 या 3% लोगों के पास कि अबव 8 लाख होगा और या 5 एकड़ से नीचे होगा जो स्लैब बनाया। टोटली पॉलिटिकल एजेंडा, अपना लॉलीपॉप जेब से निकाला और उसको दे दिया। आप ये बोल रहे हो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप एक बात बताइए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बाकी सारे पार्टियों ने तो उनको सपोर्ट किया है। हाँ, सपोर्ट किया है तो फिर मतलब नोबडी लाइक उन लोगों को किसी ने मना नहीं किया, दे ऑल सपोर्टेड एंड पास द बिल। हाँ, तो देन 6 मंथ के बाद इलेक्शन है तो हर किसी को जर्नल का वोट चाहिए, तो वो तो सब कुछ टोटली ऑल पार्टीज लुकिंग फॉर देयर वोट बैंक्स। हेयर नोबडी इज लुकिंग फॉर देयर बेसिक स्ट्रक्चर। अभी ये लेडी बोल रहे थे कि नुकसान हो रहा है, बेसिक वो नहीं मिल रहा। हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, ये शुड भी फ्री होनी चाहिए, बेसिक थिंग्स। अभी जैसे कि आपने पीएम क्या है, इमेजेस बना रहे हैं, यूएन में गया कहते 70% टॉयलेट बाहर करते थे, मैंने टॉयलेट बना दिया, तो ये बेसिक नीड्स थी। वाई आर यू अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं वो मेरे को कि मैंने एबिलिटीज़ मैंने बनाया इनको, ये बेसिक नीड्स थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है प्लेइंग देयर ओन गेम्स ऑन देयर। बस ये बेनिफिट ये है कि उसके पास अपोजिशन में कोई है नहीं। जो रिजर्वेशन जो अभी दिया गया है, पहली बात तो वो बीजेपी ने एक चुनाव को देखते हुए अपना एक एजेंडा सेट कर लिया था कि अगर इनकी मंशा सही होती तो ये पहले ही दे चुके होते, इस बात का सभी को पता है। दूसरी बात, जो ये आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया है, भाई ये बात सही है कि भाई सभी समाज में गरीब हैं, लेकिन आप गरीबी का जो दायरा आपने 8 लाख का जो दिया है, 8 लाख वाले को भी ये आरक्षण मिलेगा क्या? 8 लाख वाला जिसकी मंथली जो तनख्वाह है वो 65,000 66,000, क्या 65 और 66,000 रुपये कमाने वाला जिसकी 8 लाख एनुअल इनकम है, क्या वो जो उन गरीब लोगों को उसका बेनिफिट लेने देगा? और आरक्षण के ऊपर जो जितना ज़्यादा बवाल मचा जा रहा है, एक्चुअल में आरक्षण की जो परिभाषा ही बदल, इनका जो माहौल है ना, इन्होंने कि ये इशू क्रिएट करने के लिए किया है ताकि लोग इस आरक्षण के ऊपर एक बड़ी डिबेट छिड़े और इस आरक्षण को कैसे न कैसे ख़त्म कर दे। आरक्षण को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये प्लान रचा है और इनकी मंशा नहीं है कि भाई ये लोग गरीब लोगों की सुनती है। अगर गरीब लोगों की सुनती होते तो इन्होंने है ना इसका 2.5 लाख तक या 3 लाख तक का क्राइटेरिया बना देना चाहिए था। रही बात जैसे कि मैडम जी अभी आपने कहा था कि भाई संसद ने पास 8 लाख तो फैमिली इनकम के ऊपर है। हाँ, फैमिली इनकम पे है, लेकिन वो 8 लाख फैमिली इनकम भी है ना, कम नहीं है ना। मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी दी गई है, इसका मुख्य मकसद ये रहा है कि जो सामाजिक रूप से बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं और जो मतलब हज़ारों सालों से जिन्होंने सहा है, उनको अपलिफ्टमेंट दिया जाए। जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं या जो भी और जगह हैं, उन पे उनका प्रतिनिधित्व तो कम से कम मतलब मुकम्मल किया जाए। इसके लिए मान लिया जाए कि एससी को 20% आरक्षण दिया गया है, इसका मतलब यही कि कम से कम वो 20% तो पहुँचे, क्योंकि वो 20% पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अब जो क्राइटेरिया रखा गया है रिजर्वेशन का कि कम से कम आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो तो आपको मिलेगा। दूसरे, आपकी ज़मीन है वो 5 एकड़ से अगर कम है तो आपको मिलेगी। तो 5 एकड़ से जो कम ज़मीन है वो 2015-16 का जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 86.2% ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है। और जो 8 लाख की स्लैब बनती है उसमें 90% लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो 8 लाख से कम उनकी फैमिली इनकम है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 85 से 90% ऐसी जनरल कैटेगरी में लोग बनते हैं जो इस रिजर्वेशन के अंदर आएंगे। बिना रिजर्वेशन के भी 50% से बाहर जो जनरल फाइट कर रहे हैं उसमें भी वो 20 से 25% वो उसमें से स्कोर करते हैं अपनी सीटें। अब 20 से 25% वो पहले ही कर रहे हैं, उसके बाद आप उन लोगों को सिर्फ 10% दे रहे हो। जब वो पहले ही 25 ले रहे हैं फिर आप उनको सिर्फ 10 दे रहे हो, मतलब उनके पास कोई चीज़ पहले से ही है और आप उनको दे के ये एहसान भी जता रहे हो कि हमने आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया। मतलब दिया क्या, कुछ दिया ही नहीं। आरक्षण का अगर हम मतलब उसका पूरा मूल्यांकन करें आज़ादी के बाद से अब तक का, तो उससे सिर्फ 5% जो दलित आबादी में भी सिर्फ 5% की एक लेयर ऊपर गई है। मतलब इससे फ़ायदा हुआ है, मतलब लेकिन सिर्फ 5% की लेयर ऊपर गई। जो बड़ी दलित आबादी है ना, 95% जो दलित आबादी है, उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस देश की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी सरकार रही हो, वो उनको बेल आउट पैकेज देती है, बड़ा जो उनका कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाता है।
अब अगर ऐसा होगा तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके बेल आउट पैकेज में आपको खर्च करना पड़ेगा, जिससे ये होगा कि आपकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो खर्चा होता है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। अब इसके खिलाफ जनता ना उठ खड़ी हो, इसलिए उनको तोड़ने के लिए आरक्षण का अपना पासा फेंकते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ लोगों को लड़ाने के लिए, बांटने के लिए, कि लोग आज के दिन स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं हर जगह। एसएससी के स्कैम जो हुआ उसमें भी देख सकते हैं, अलग अलग जहाँ पे भी रोज़गार की बात आती है आज के दिन वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं कि उनको रोज़गार दिया जाए, लेकिन रोज़गार सरकार ने जो वादा किया था 2 करोड़ का वो दे नहीं पा रही है। तो रिजर्वेशन का एक टुकड़ा वो फेंक रहे हैं, जैसे एक रोटी कि किसी को भूख है लेकिन एक टुकड़ा है वो सबके अंदर बांट दिया ताकि उसके ऊपर लड़े। आज के दिन रोज़गार है ही नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ 1% नौकरियां जो हैं उसमें ही तो रोज़गार है।